के साथ में सरल आवर्त गति कर रही है। ठीक है, द्रव्यमान आपको दे दिया, स्प्रिंग नियतांक 10 न्यूटन पर मीटर है, 10 न्यूटन प्रति मीटर है। यदि किसी समय ब्लॉक का वेग ये हो तो इसका विस्थापन होगा, आयाम आपको दिया हुआ है। तो देखिए वेग के लिए जो रिलेशन होता है हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी दिए गए एक्स विस्थापन पर जो चाल है वो इस तरह से देते हैं। ठीक, आपको के ओमेगा यहाँ पर निकालना होगा, ए दिया है, एक्स दिया है और वी आपको निकालना है। ओमेगा आपको पता होना चाहिए, हमारे पास रिलेशन होता है के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ से आप जो भी है ओमेगा निकालो और वो ओमेगा जो है आप यहाँ पर इसमें पुट कर लो, तो आंसर जो आएगा वी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर ये रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके ये स्पीड इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक सितारा 100 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी से दूर जा रहा है। डॉपलर प्रभाव के कारण इसकी 5700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की वर्ण रेखा में विस्थापन होगा। ठीक, तो हम जानते हैं ये विस्थापन जो डॉपलर के लिए हमने सॉल्यूशन किया था वो था F इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की F लिख सकते हैं हम C अपॉन लैम्डा इक्वल टू C अपॉन लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाई सी। और इसको आप जब सोल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा नॉट 1 माइनस वी बाई सी के बराबर। ठीक, और वी बाई सी अगर मैं यहाँ पर जो है वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर लैम्डा माइनस लैम्डा नोट इक्वल टू होगा वी बाई सी इंटू लैम्डा नोट। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको वेलोसिटी दे दिया है, v दे दिया है 100 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 10 की घात 5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाई c है प्रकाश का वेग जो भी है 3 इंटू 10 की घात 8, लैम्डा नोट आपको दिया हुआ 5700 मतलब ये 10 की घात -10। सोल्व करो इसको, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा आपके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एसएचएम करते किसी कण की माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा एवं जब इसकी दूरी जो है आयाम की आधी होती है तब की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा हम लेते हैं हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगी। और जब जो है x इक्वल टू आपके a/2 हो तब उस वक्त जो गतिज ऊर्जा हम लेंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर और ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, जो भी आपके रेशो आएगा वो आंसर आएगा आपके। तो थर्ड क्वेश्चन ये। चौथा क्वेश्चन, अध्यारोपण कर रही दो तरंगों के आयाम इस तरह से हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको दिया है a1/a2 इक्वल टू 3/1 1 के बराबर। ठीक, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, अधिकतम न्यूनतम मतलब आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, वो होगा आपके पास a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को जो है आप a2 से भाग दे सकते हैं, तो a2 से आप भाग देंगे तो a1 अपॉन a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और a1 अपॉन a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। a1/a2 आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से ये वैल्यू रखिए, इसमें सोल्व करिए। तो ये चौथा क्वेश्चन आपके पास। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, 30 न्यूटन मीटर का बलागुण है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 2 kg जड़त्व गुण वाले पहिए पर 10 सेकंड के लिए लगता है। तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होगा टो अपॉन आई के बराबर, और टो क्या हो गया 30 अपॉन आई, आई है आपके पास 2, डेट मीन्स ये आ गया 15 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ये अल्फा हो गया। 10 सेकंड के लिए लग रहा है तो पहिए द्वारा 10 सेकंड में तय किया गया कोण, तो थीटा तो पहला इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर।
तो ये वैल्यू तो 0 है। टी का वैल्यू आपके 10 सेकंड है और अल्फा आपने कैलकुलेट कर ही लिया, तो वहाँ से जो है इसको आप सोल्व कर लोगे। 5वां क्वेश्चन का आंसर उस तरह से किया जाएगा। ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इस तरह से रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यह आरबी है, आईबी धारा बह रही है इधर से आरसी है और आईसी धारा इधर बह रही है। यहाँ पर जो है आपके पास एक सेमीकंडक्टर लगा दिया गया है इस तरह से, ये यूं, ये इमीटर है, ये आपके पास संग्राहक हो गया कलेक्टर, और ये इस तरह से बेस है। अब यहाँ से यहाँ तक का विभवपात जो है VBE ये दिया हुआ है, और ये विभवपात यहाँ से यहाँ तक का ये VCE है। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है, इस तरह से कुछ 10 वोल्ट की बैटरी। तो देखिए ये लूप 1 हो गया आपके पास, और ये लूप 2। ठीक है, इधर आपके IE करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये आपके सर्किट दिया हुआ, तो इसमें RB का मान आपको निकालना है। ये RB का मान वैल्यू आपको निकालनी है। यदि बीटा का मान जो है 100 दिया हुआ है, और VCE ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, और VBE वो बराबर 0 है। बीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 100, ऐसा है। तो देखिए इसमें तो आप लूप 1 के लिए लेते हैं, जैसे लूप 1 फॉर लूप 1। तो देखिए इसका जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास किरचॉफ लॉ के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग, अगर हम इसमें इक्वेशन बनाएं तो वो बनेगी 10 माइनस VCE इक्वल टू ICRC, ये आपके पास। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इक्वल टू होगा VCE प्लस ICRC अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें जो है यहाँ पर VCE का वैल्यू आपको दिया हुआ 10 माइनस 5 इक्वल टू ICRC। ठीक, तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं आप। कितना हो जाएगा ये RC का वैल्यू 1 किलो ओम है, ये आपके पास 1000 ओम दिया हुआ है। मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू रखूँ तो ये होगा 1000। ये सोल्व किया जाए तो IC इक्वल टू हो गया 5, तो 5 अपॉन 1000 मतलब 5 इंटू 10⁻³ के बराबर। ये आपके जो है एम्पियर में ये IC आ जाएगा। बीटा जो होता है हमारे पास, बीटा होता है आपके IC अपॉन IB का रेशियो, तो IB हो जाएगा यहाँ से IB इक्वल टू आ जाएगा IC अपॉन बीटा। IC अपॉन बीटा, IC है 5 इंटू 10⁻³ और बीटा है 100, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻5। ये आपके जो है एम्पियर में IB की वैल्यू आएगी। ठीक है, IB की वैल्यू हो गई। इसके बाद में आपके इक्वेशन जो है फॉर लूप 1 लगाएं, सॉरी फॉर लूप 2। लूप 2 के लिए इक्वेशन आप लगाते हो यहाँ पे, तो लूप 2 के लिए जो इक्वेशन आएगी वो होगी 10 माइनस 0 इक्वल टू IBRB। ठीक, तो यहाँ से जो है आप ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। IB हमने ऊपर निकाल ही लिया, 10 आपको दिया हुआ है, तो RB का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन IB। तो RB का वैल्यू जो है 10 अपॉन IB, ये सोल्व करिए, जो भी होगा आंसर आपके पास है। तो ये रहेगा इसका 6 क्वेश्चन का।
नेक्स्ट आता है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, एक वलय को एक सिरे से लटका कर दोलन करवाने पर उसके लघु दोलनों का आवर्तकाल। सेवंथ क्वेश्चन, देखिए एक वलय इस तरह से यहाँ से आपने इसको लटका दिया, इसका दोलन करवाना है, तो टी इक्वल टू हमारे पास सूत्र होता है टी इक्वल टू 2 √mgl अपॉन आई। मान लो ओ पॉइंट से आपने एस से सस्पेंड किया तो आई एस आएगा। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए इसमें। एल क्या है, एल आपके पास द्रव्यमान केंद्र और इसके ये दूरी जो है एल होगी, तो एल का वैल्यू यहाँ पर आर आ रहा है। सोल्व कर लो, टी इक्वल टू 2 √mgl, एल मतलब आर, और इसका इसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वलय है तो mr²/2 ये आएगा। ये आपके पास mr²/2 प्लस mr², सॉरी mr² प्लस mr², तो ये 2mr² होगा। 2mr², यहाँ से सोल्व कर लो, ये जो है g/2r। एक मिनट, उल्टा लिख लिया फार्मूला हमने, फार्मूला उल्टा है, ये IS अपॉन mgl। तो ये सूत्र अगर आप यहाँ लगाते हैं तो ये होगा 2mr² अपॉन mgr। ठीक है, तो ये रहेगा इसका 7th क्वेश्चन का। सोल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, वे पदार्थ जिनका ऊर्जा अंतराल जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो ये कुचालक होंगे, तो सही है। इतना ज़्यादा ऊर्जा अंतराल जो होगा वो कुचालक पदार्थ होते हैं, क्योंकि उस केस में जो है संयोजकता कोश से चालन कोश में इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, इतना ज़्यादा ऊर्जा अंतराल होने के कारण। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की चालकता भी बढ़ती है, सही है। प्रतिरोधकता घटेगी। चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड अतिव्यापन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, तभी वो चालन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ताप बढ़ने के साथ में अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो प्रतिरोधकता घटती है। ये तो इसका आंसर 4th होना चाहिए था। एट क्वेश्चन का आंसर 4th आपके गलत है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व विभव ये दिए हुए हैं ई तथा वी, तो ई बराबर 0 तो वी बराबर भी 0 होगा। ई बराबर 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वी बराबर, हमारे पास इनके बीच में जो रिलेशन होता है 9वां, ई बराबर dV/dr ये होता है। ठीक है, माइनस का। तो अगर ये कह रहा है कि ई बराबर 0, ई बराबर 0 तो वी बराबर 0 जरूर नहीं है, वी बराबर नियत भी हो सकता है। नियत अगर विभव हो तो फिर उस केस में जो है ई बराबर 0 तो विभव आपके नियत होगा, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत बन जाता है। विभव 0 तो ई भी 0, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपके विभवांतर जो है, विभवांतर अपॉन, तो विभवांतर तो हो सकता है ना, एक जगह विभव 0 है लेकिन हो सकता है दूसरे बिंदु पर कुछ विभव रहा हो, तो विभवांतर तो है, विभवांतर है तो विद्युत क्षेत्र आपके पास जरूरी थोड़ा 0 होगा। ठीक है, ई बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो वी 0 नहीं होगा। ई बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो वी 0 नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके जो है विभवांतर लिया जाता है। विभवांतर में आपके जो है ना, विभवांतर के अकॉर्डिंग आप देखिए तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन भी फिट नहीं बैठता। चौथा है, यदि ई नॉट इक्वल टू 0 तो वी 0 भी हो सकता है। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि विभवांतर आपके पास ई 0 नहीं होगा। अगर ई बराबर 0 नहीं है तो विभवांतर 0 नहीं होगा, लेकिन एक बिंदु पर विभव तो 0 हो सकता है। तो इसलिए ये चौथा क्वेश्चन इसमें सही है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। आपको कॉपर और जर्मेनियम दिए हुए टुकड़े हैं, कमरे के तापमान पर 77 केल्विन पर लाए जाते हैं। दोनों टुकड़ों के प्रतिरोधों के बारे में निम्न में से कौन सा। तो देखिए, कॉपर आपके पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर आपके जर्मेनियम है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉपर का जो प्रतिरोध है वो आपके पास बढ़ेगा, और टेम्परेचर आप घटा रहे हो यहाँ पे, तो कॉपर का घटना चाहिए, जर्मेनियम का आपके बढ़ना चाहिए, तो ऐसा होगा जब ठीक है। तो 10वें का जो आंसर होना चाहिए वो 3rd आंसर होना चाहिए। ठीक, 11वें नंबर का क्वेश्चन,
जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ, तो देखिए दो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है K(Q1 Q2 अपॉन R) ये देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो Q1 और Q2 जो है अपोजिट, दोनों मान लीजिए समान चिन्ह के हैं, अगर Q1 और Q2 जो है वो समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के, तो फिर आपके पास U तो जो है प्लस में K(Q1 Q2 हुई अपॉन R आएगा, और जब आप R जो है घटा रहे हो R घटा रहे हो तो U आपके पास क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मतलब U बढ़ेगा। लेकिन अगर Q1 Q2 जो है विपरीत चिन्ह के हो, विपरीत चिन्ह, तो उस केस में U जो है वो आपके पास माइनस का K(Q1 Q2 अपॉन R), और R जब घटाओगे तो U आपके पास जो है यहाँ पर R घटेगा, तो सॉरी ये R घटेगा तो U बढ़ेगा, और R घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान बढ़ेगा, नेगेटिव मतलब ये घटेगा, तो ये हो सकता है। तो नेगेटिव में जो है, नेगेटिव में बढ़ना मतलब U का घटना, तो घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि चिन्ह क्या है, इनके समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है, उस आधार पर। ठीक, 12 क्वेश्चन नंबर, यदि A बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप 7k कैप है, B बराबर ये है, C बराबर ये, तो आपको A डॉट B क्रॉस C का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको डॉट प्रोडक्ट करना B क्रॉस C। वो कैसे करते हैं वो आप जानते हो, I J और K। B का हो गया आपके 1 0 2, और C का हो गया 0 1 और -1। इसको आप सोल्व कर लो, B क्रॉस C आ जाएगा। B क्रॉस C आ गया तो उसका आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है, A डॉट B क्रॉस C, तो ये रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ये आएगा आपके पास। 12वां, ए भुजावली वर्गाकार धातु की पट्टिकाओं से संधारित्र बनाया गया है। यदि संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र E है तो इसके मध्य स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो सीधा सा क्या है भाई, हम जानते हैं कि आयत जो घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व जो लिया जाता है, मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा इस तरह से लेते हैं। तो आपको ऊर्जा लिखनी है तो क्या करोगे, U इंटू AD, जो भी आयतन है बीच में प्लेटों के मध्य, तो उसको गुणा कर लेना है। तो ये आपके पास जो है 13वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर एरिया हो गया D इंटू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये रहेगा। यदि 14वां क्वेश्चन, यदि एक शांत द्रव्य है, घनत्व 1.5 में सोने के एक गोले को सीमांत चाल 0.2 मीटर पर सेकंड से हो तो उसी आकार के, तो हमारे पास जो इक्वेशन रहता है क्या होता है, Vt इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन 9g, है ना। इस तरह कोई रिलेशन आता है हमारे पास, सिग्मा माइनस रो के बराबर, इस तरह से कुछ रिलेशन होता है। तो सीधा सा हम ये देख सकते हैं Vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो, ये समानुपाती का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज आप रख लो, तो रो तो दोनों में ही सेम है, इनके जो है आकार वगैरह भी सब सेम दिया, मतलब आर स्क्वायर भी हटा सकते हो आप, तो Vt मतलब क्या होगा 0.2 इक्वल टू सिग्मा हो गया 19.5 माइनस 1.5, और नीचे Vt आपको निकालना है, और ये बराबर होगा 10.5 माइनस जो भी है रो 1.5 है। इसको आप रेशो लेके सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो।
इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जब धातु का ताप घटता है तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ताप घटता है तो प्रतिरोधकता व चालकता दोनों का मान बदलता है। प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल वो क्या होगा, अपवर्ड, वो आपके पास नियतांक आएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए मिट्टी के तेल के दीपक में तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये आप जानते हो केशिकात्व लगता है, इसमें कैपिलरी एक्शन लगता है। 17वां क्वेश्चन, 10 ओम में धारा, 10 ओम में धारा, आपके पास इस तरह से है। टेन ओम, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 10 ओम से धारा आपको निकालनी है। तो सीधा सा ये है कि मान लो धारा जो है वो कुछ आई बहती है, आई धारा बह रही है, तो ये आई, मान लो इस तरफ आपके पास जो है I1 चली जाती है और इधर आपके पास I माइनस I1। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर, ये I1 I, ये I माइनस I1 और ये I। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। आप यहाँ पर लूप 1 लगा दो और ये लूप 2, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो लूप 1 के लिए, फॉर लूप 1, लूप 1 के लिए आप लगाते हो तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी। ये होगा आपके पास धारा की दिशा में जा रहा है तो विभव, धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तो विभव घटेगा, तो ये होगा, घटते हुए का पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से यहाँ है तो विभव बढ़ेगा माइनस का 10, और फिर यहाँ से यहाँ है तो विभव फिर आपके पास घटा तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो I इक्वल टू आपके पास अपने आप ही 0 आ जाता है। तो ये रहेगा। हाँ, 18वां क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकली ध्यान रखना है। एक धातु का यंग गुणांक दिया हुआ है, इतना है y का वैल्यू, अंतर आणविक बल नियतांक k वो ये है, तो अंतर परमाणुओं के मध्य औसत दूरी, मान लो परमाणुओं के मध्य औसत दूरी आपके r0 है, तो हम जो रिलेशन लिखते हैं अंतर आणविक बल नियतांक k बराबर होता है y इंटू r0। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, अंतर आणविक बल नियतांक जो होता है वो y इंटू r0 के बराबर। तो y जो है मध्य औसत दूरी क्या होना चाहिए, वो होगा k अपॉन y। k की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, सोल्व कर लो, यहाँ से आंसर आएगा आपको जो भी है। तो इतना इजी पेपर था, मतलब कुछ आप लोगों ने पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस दिया कि पढ़ाई नहीं की, इतनी ज़्यादा लापरवाही तुम लोगों ने की, ड्रॉपर होते हुए भी 1 साल अपना बर्बाद कर रहे हो फिर भी। नाइनटीन क्वेश्चन है, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 18 वोल्ट हो तो इसका प्रतिरोध लगभग है 18 वोल्ट हो। 19वां क्वेश्चन देखिए, 30 वोल्ट, यहाँ से 24 वोल्ट, 24 ओम ये हो गया, ये आपके पास 50 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर यहाँ पर ये आर है, मान लीजिए प्रतिरोध इसका आर मुझे निकालना है, और पाठ्यांक 18 वोल्ट आ रहा है। 18 इस पर है तो 18 इस पर भी होगा 18 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में 18 वोल्ट इस पर भी आएगा। 18 वोल्ट इस पर आएगा तो हम धारा निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो क्या निकालना, आर निकालना, ठीक है। आर का मान निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से तो इसका प्रतिरोध लगभग है, ठीक है। इसमें इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, और वैसे भी हो सकता है क्या, आई बराबर ये, मतलब यहाँ से मान लीजिए कुछ धारा आती है आई के बराबर,
तो इधर कुछ I1 जाएगी और इधर आपके पास I2 जाएगी, ठीक है। I बराबर होगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी होगी 18 वोल्ट, और ये तो 18/50 विभव अपॉन ये, और इसमें होगा प्लस का 18/R, वो बराबर I, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है हम ये तो पहली इक्वेशन होगी आपके पास, ये इसके लिए लूप इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये अंदर वाले गोले के लिए फॉर लूप 1। तो लूप 1, तो देखिए यहाँ से मान लो I धारा बह रही है आपके पास, I धारा बह रही है, तो यहाँ पर होगा 24I, धारा की दिशा में चल रहे हैं, फिर प्लस का 50I1, ठीक है, इक्वल टू आपके विभव बढ़ेगा तो -30 आएगा, मतलब 30 कर लो आप इक्वेशन। तो यहाँ से ऐसा करो कि I का वैल्यू, I1 का वैल्यू हमने जो है निकाल ही लिया, I का वैल्यू आप यहाँ से यहाँ रखिए, या ऐसा करिए इसको यहाँ रख दो, तो 24 18/50 प्लस 18/R प्लस 50 I1 क्या था, I1 था 18/50 इक्वल टू 30। तो ये सोल्व कर लोगे, तो सोल्व कर लें ये, तो यहाँ से R आप निकाल सकते हो, एक अज्ञात राशि यही है, ठीक है। तो ये रहेगा नेक्स्ट आता है, यदि किसी रेडियो एक्टिव क्षय में जनक तथा विघटन के फलस्वरूप बने तत्व परमाणुओं के द्रव्यमान क्रमशः MP तथा MD है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, तब बीटा क्षय के लिए Q का मान दिया जाएगा बीटा क्षय के बाद में। तो बीटा क्षय के बाद में जो है, तो Q का मान, तब रेडियो एक्टिव बीटा डीके के लिए Q का मान आपको देना है, ठीक है। MP माइनस MD, ये तो हो ही गया आपके पास, MP माइनस MD, बीटा क्षय के लिए Q का मान रहेगा। हाँ, तो Q का मान जो रहेगा वो आपके बीटा क्षय, द एटॉमिक मासेज ऑफ पेरेंट्स एंड डॉटर एलिमेंट इन अ रेडियो एक्टिव डिके आर MP एंड MD एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज Me, देन द वैल्यू ऑफ Q, द Q वैल्यू ऑफ द रेडियो एक्टिव बीटा डीके। हाँ, तो इसमें Q वैल्यू तो आपके पास यही आएगी, Q इक्वल टू होना चाहिए MP माइनस MD इंटू C का स्क्वायर, यही आपके पास Q वैल्यू होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट आता है 21वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि हम इसे एक अवतल लेंस के संपर्क में रख दें तो यह संयोजन पुनः एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ जानी चाहिए, तभी आपके पास जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तब इस संयोजन में बने नए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ देख लो, ये आपके पास उत्तल दर्पण, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये इस तरह से यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ आपके पास इमेज बन रही होगी, वास्तविक होगी। जब आप जो है इसको अवतल लेंस के संयोजन में रखते हैं, जैसे अवतल लेंस ये हो गया आपके पास, इस तरह से इसको संयोजन में रख दिया और ये है ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है, तो पहले यूँ फिर यूँ, ये आपके पास प्रकाश जो किरण है वो इस तरह से जाएगी एंड फिर इससे यहाँ से गुजरने के बाद में थोड़ा सा इस तरह से जाएगी, तो ये रहेगा। तो ये जो है यहाँ से ये दूरी मान लो कुछ u थी या मान लो x1 थी, यहाँ पर ये दूरी x2 हो जाएगी और x2 का जो मान है वो x1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये रहेगा आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये दिया हुआ है आपको, तो नाभिक की त्रिज्या इतनी है, तो केजी पर मीटर क्यूब में नाभिकीय घनत्व, तो नाभिकीय घनत्व तो आपके नियत रहता है, और नियत आपके जो है जो वैल्यू होती है प्रत्येक, ये तो आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में कि जो नाभिकीय घनत्व लगभग सभी एलिमेंट का सेम रहता है, और वो लगभग जो है ये होता है 2.35 × 10⁻17 के बराबर, लगभग ये सोल्व भी किया होगा आपने, वो वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिए वैल्यू 22वां। सभी जितने भी एलिमेंट है उनका नाभिकीय घनत्व लगभग नियत रहेगा, इतना ही रहेगा, 10⁻17 की कोटि का। अगला आता है अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच से बने एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी 6 है। उभयोत्तल है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 23। एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे की दुगनी है। मान लो यहाँ 2r है, यह r है बस। तो छोटी वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? तो हमारे पास सूत्र होता है 1/f मतलब 6 = μ - 1/r1, r - 2r। ऐसा आप सोल्व कर सकते हैं। इसका जो r का वैल्यू आपको निकालना, f दिया है 6 सेंटीमीटर, म्यू आपको 1.5 दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लो। 23वां क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया जाएगा। 24वां, AC वोल्टता है V = 622 sin ωt cos ωt। वोल्ट द्वारा दी जाए तो वोल्टेज का RMS मान, तो V = 622 sin ωt cos ωt। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 2 से ये ऊपर नीचे गुणा किया मैंने, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो ये हो जाएगा sin 2 ωt। 622 का आधा मतलब 311 × sin 2 ωt, ये आपके रिलेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पर जो है V0 का वैल्यू जो है 311 है, 311 वोल्ट है। RMS वैल्यू जो रहेगा वो होगा V0/√2, ठीक है, तो V0/√2 के बराबर ये आपके पास VRMS। तो 311/√2 ये सोल्व करते हो तो 220 आपके वोल्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि एक पात्र है, एक वेसल है, और इसमें जो है ये 2D गहराई का है। इसमें 2 द्रव हम रखते हैं, 2 द्रव हमने रख दी, तो इनकी जो द्रव की जो गहराई है वो dd आएगी। ऊपर वाले का जो है √2 दिया हुआ है, नीचे वाले का मान लीजिए n, ऐसा दिया है। आपस में मिलते नहीं है। तब बर्तन की तलहटी की आंतरिक सतह की आभासी गहराई, ठीक है, तो आभासी गहराई, तो देखिए ये यहाँ पर d है और ये माध्यम है, तो जो आभासी गहराई होगी टोटल मैं निकालूं तो एक माध्यम के लिए इसकी जो है अपवर्तनांक √2 है और d गहराई है, तो इसका जो आभासी गहराई हो जाएगी अगर हम निकालेंगे तो d/√2। ये मैंने आपको लिखवाया भी था वहाँ पे, तो ये होगा d/√2 इसका, और इसका हो जाएगा d/n। तो ये टोटल जो आभासी गहराई है वो ये आएगी, कुल आभासी गहराई, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो आंसर जो है सेकंड आता है इससे। इसके बाद में LCR श्रेणीक्रम परिपथ, श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी अवस्था के लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो अधिकतम धारा होती है तो अनुनादी अवस्था में, वो तो ठीक है। शून्य कलांतर भी होगा। परिपथ की प्रतिरोध जो है प्रकृति मतलब जो Z है वो R के बराबर ही होता है।
तो केवल एक अधिकतम प्रतिबाधा जो है प्रतिबाधा न्यूनतम होगी उसके, तो ये 26वां का ये गलत है। 27 27 एक दूरस्थ स्रोत है 600 nm तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश पुंज 1 mm चौड़ी एकल स्लिट पे गिरता है। ये आपके पास एकल स्लिट हो गई इस तरह से, और ये इसका जो है विवर्तन प्रारूप आपके पास इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल हो गया, ये थीटा, या डी जो है इसकी चौड़ाई, जो भी स्लिट है उसकी चौड़ाई डी है, यह एक्स है। तो हमें ये टोटल डिस्टेंस 2x निकालनी है यहाँ पे। ठीक, तो इसके लिए जो पथांतर होना चाहिए, पाथ डिफरेंस, वो होना चाहिए आपके पास लैम्डा के बराबर। ये आपके पास प्लस लैम्डा और यहाँ माइनस लैम्डा, PD जो होगा माइनस लैम्डा पथांतर। तो इसके लिए जो रिलेशन है प्रथम निम्निष्ठ के लिए, ये फर्स्ट मिनिमा रहेगा आपके पास प्रथम निम्निष्ठ। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए जो शर्त है फर्स्ट मिनिमा के लिए, और फर्स्ट मिनिमा जो होगा d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू ये रहेगा आपके पास n लैम्डा, n का वैल्यू 1 रहेगा इसके लिए। तो ये d साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, ये थीटा का वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, तो आप यहाँ पर जो है साइन थीटा को लगभग टेन थीटा लिख सकते हैं, और ये कैपिटल D आपको दिया हुआ है। तो टेन थीटा अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो x/d इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से x आ जाएगा लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो हमें 2x निकालना है, तो 2x जो होगा 2x बराबर होगा 2 लैम्डा d/d, ये रहेगा। ठीक है, तो ये इसको आप सोल्व करते हो तो जो भी रिलेशन है आपके पास 2.4 mm, ये आंसर बनता है इसका। ठीक है, देखिए हैं 28वां चल रहा है, 17 क्वेश्चन। दिए गए फ्लक्स फाई टी ग्राफ के लिए कौन सा ग्राफ प्रेरित ईएमएफ के वो समय में संबंध दर्शाता है। देखिए प्रेरित ईएमएफ 28वां का नंबर का क्वेश्चन, E बराबर माइनस का d∅dt, ये होता है। ये जो आपके फेराडे और लेंज के नियमानुसार ये आपके बनता है प्रेरित ईएमएफ। मतलब यहाँ पर ये जो है d∅dt माइनस ऑफ ये होगा फाई टी ग्राफ की प्रवणता, ठीक है, स्लोप ऑफ द फाई टी ग्राफ। तो देख लो आपके जो है 0 से t1 में अगर देखें तो 0 से t1 में स्लोप आपके पास ऋणात्मक और कांस्टेंट है। 0 से t1 में जो प्रवणता है वो ऋणात्मक और कांस्टेंट है, तो आपके जो आना चाहिए फाई टी ग्राफ है ना, हाँ, तो ऋणात्मक है और कांस्टेंट है, तो इस केस में जो आना चाहिए इसका फर्स्ट, मतलब 0 से t1 के लिए, तो 0 से t1 के लिए d∅dt आपके ऋणात्मक आएगा, मतलब E जो है पॉजिटिव आएगा लेकिन कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट। और t1 से t2 के बीच में d∅dt 0 के बराबर है, प्रवणता 0, तो E भी 0 आना चाहिए। और t2 से t3 के बीच में जो d∅dt पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो E होना चाहिए माइनस में, नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से कुछ होना चाहिए, ये पहले आपके पास ये पॉजिटिव, फिर ये 0, और फिर जो है इस तरह का ग्राफ। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड।
इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन, एक कण समान प्रारंभिक वेग v नोट से खुरदरी क्षैतिज सतह पर गति करता है यदि इसकी गतिज ऊर्जा का 3/4 भाग इसकी गतिज ऊर्जा का 3/4 भाग t नोट समय में घर्षण में नष्ट हो जाए तो कण द्वारा सतह के मध्य कण तथा सतह, हाँ मतलब यह है कि जो a होगा आपके पास म्यू जी के बराबर होगा, जो मंडन है प्रारंभिक ये दिया हुआ है 3/4 भाग आपके नष्ट हो रहा है घर्षण में, मतलब बचेगा 1/4, मतलब ये हो गया कि प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो हाफ ऑफ mv नोट स्क्वायर है, टी नोट समय बाद में इसका 1/4 बचेगा, 3/4 तो नष्ट हो गया, तो मतलब जो वेग आ जाना चाहिए वो हमारे पास होगा m से ये कैंसिल हो गया, मतलब v इक्वल टू होगा v नोट बाई 2 के बराबर। तो गति की जो है तीसरी समीकरण लगा दो, थर्ड समीकरण से v नोट बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू v नोट का स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, बाय फर्स्ट इक्वेशन v नोट बाई 2 इक्वल टू v नोट माइनस म्यू जी इंटू टी नोट, यहाँ से म्यू का वैल्यू आप निकाल लो जो भी आंसर। तो ये 29, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से मतलब 0 से छोटी और म्यू आर जो है वो आपके पास, ये तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थर्ड आंसर होना चाहिए, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन, कैपिटल एम द्रव्यमान व यू वेग की एक वस्तु विरामावस्था के एम द्रव्यमान से सीधे प्रत्यास्थ टक्कर करती है यदि ए बराबर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, तो एम की हानि वो प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात, देन द रेशो ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एम टू इट्स इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो सीधे प्रत्यास्थ टक्कर कर रही है, मान लो ये m है आपके पास जो है कुछ u1 से जा रहा है u से, और स्मॉल m जो है 0 है, वेग 0, ये स्थिर है, कैपिटल M जो है वो आपके पास v1 से जाता है और ये v2 से जाता है, ऐसा कुछ है स्मॉल m। तो v1 निकालना है हमें, तो v1 का वैल्यू क्या होता है, v1 का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे, क्या रिलेशन है, m माइनस एम अपॉन m प्लस एम इंटू यू, बाकी टर्म आपके पास 0 के बराबर आई, तो ये आ गया। तो अनुपात, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ m से ऊपर नीचे भाग दे दो, m से ऊपर नीचे भाग दे दोगे तो a कैपिटल M से ऊपर नीचे भाग दे तो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू यू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो m की ऊर्जा में हानि मतलब हाफ ऑफ m, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऊर्जा, और यहाँ से इनिशियल जो है हाफ ऑफ m यू स्क्वायर, इसको जब आप भाग देते हो तो m/2 से m/2 चला गया, और यू स्क्वायर का जब अंदर भाग दोगे तो ये होगा 1 माइनस v1 अपॉन यू का होल स्क्वायर, v1 अपॉन यू का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो, जो भी आंसर रहेगा वो। $31 ये, नेक्स्ट 32, एक विद्युत चुंबक में प्रयुक्त की जाती है, तो ये तो कच्चे लोहे की कोर, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। एम द्रव्यमान, 33वां क्वेश्चन 33, एम द्रव्यमान और एल लंबाई वाली एक समान चेन है, मतलब ये इस तरह से, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से चेन इस तरह से लटकी हुई है, वन बटा एन भाग जो है वो नत तल पर है, मतलब 1/n भाग आपके पास ये है टोटल L/n, ठीक है।
तो जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान भी जो लटका हुआ है वो आपके पास m/n, ये द्रव्यमान आ गया, जो कि जस्ट यहाँ मिडिल में रहेगा m/n, इस जगह पर हम मान लेंगे सेंटर ऑफ मास इसका ये। जब आप इसको ऊपर खींचेंगे तो इसका जो है विस्थापन ऊपर की तरफ होगा h, ये h, और h निकाल सकते हैं। ये जो है ये लंबाई हमारे पास होगी L/2n, L/2n के बराबर, ये एंगल 30 है। तो जो h होना चाहिए, h का वैल्यू आ जाएगा L/2n इंटू साइन 30, मतलब L/4n के बराबर। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही कार्य के बराबर होगा। तो डेल्टा U मतलब mg इंटू एच, m कितना है m/n, g इंटू एच, ये वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही कार्य आएगा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, एम्पियर का परिपतीय नियम तो गाउस के नियम के तुलनात्मक रहता है। ए से बी 35वां क्वेश्चन 35 नंबर का, ए से बी तक किसी पिंड को ले जाने में कार्य की मात्रा होगी, ये आपके इस तरह से म्यू एच एल, और ये तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर म्यू एम जी कोस थीटा, और एम जी इधर लग रहा है। तो कार्य जो होगा वो आपके पास बराबर होगा किसका, एम जी प्लस फ्रिक्शन का जो भी कार्य है उन दोनों के बराबर आपके बाह्य कार्य आना चाहिए। तो एम जी का कार्य कितना हो गया, वो एम जी एच होगा, और इसका जो कार्य होगा फ्रिक्शन का वो हो गया आपके पास म्यू एम जी कोस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी इंटू कोस थीटा, ये और इस डायरेक्शन में कितना विस्थापित होगा, ये होगा √h² प्लस l का स्क्वायर। ये कोस थीटा का वैल्यू रख सकते हो, थीटा ये है तो कोस थीटा जो हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू आपको l/√h² प्लस l², ये रखना, सोल्व कर लो इसको। तो आंसर फोर्थ आएगा इसका 35वें। उसके बाद में 36, जब एक धारावाही चालक को 36 क्वेश्चन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इट ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो मैंने बताया था जो फोर्स होता है F = I/L×B। अगर आप जो है मतलब उसको इस तरह से रखेंगे चालक को कि B की दिशा में जो है उसकी लंबाई आ रही है, मतलब धारा B की दिशा में बह रही है, तो फिर उस केस में उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सेकंड ही सुटेबल है, इस पर एक बल कार्य कर सकता है। वस्तु V, 2V तथा 3V वेग से कुल तय दूरी प्रथम 1/3, द्वितीय 1/3 और तृतीय 1/3 तय करें तो इसके औसत चाल देखिए ये है हमारे पास कुल तय दूरी का प्रथम 1/3, मतलब मान लो S और S, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3S है, उसका 1/3 है। ये V से, ये भी आपके पास V से 2V से, और ये 3V से, ऐसा जा रहा है। तो औसत चाल होगी कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी 3S होगी बटा समय अंतराल। तो मान लो यहाँ पे समय अंतराल T1 है, इस पर T2 और इस पर T3 लगता है, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा S/V प्लस S2, T2 का वैल्यू होगा S/2V प्लस T3 का वैल्यू होगा S/3V। सोल्व कर लो इसको, जो भी होगा आंसर आपके पास। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, एक बंद पात्र है, एक आदर्श गैस के दाब और ताप आपको दिए हैं 720 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गैस का 1/4 भाग पात्र से निकाल दिया जाए, तो 1/4 भाग हम निकाल रहे हैं, लेकिन पात्र वही रखा है, तो आयतन आपके पास समान होना चाहिए, ठीक है। तो पात्र का आयतन समान, 38वें क्वेश्चन में VI = VF। आदर्श गैस समीकरण लगा दो, nRTI/PI इक्वल टू 1/4 भाग आपने निकाल दिया, बचा कितना 3/4 भाग, तो 3/4 nRTF
अपॉन पी एफ। आपको टेम्परेचर दे दिया है, प्रेशर निकालना है फाइनल, ये सब कुछ दिया हुआ है, पी एफ निकालना, पी एफ सोल्व कर लो यहाँ से। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन। दो कार हैं ए एवं बी, एक ही दिशा में क्रमशः V1 तथा V2 से जा रही है। जब कार B से D दूरी पर पीछे है, तब जब कार B से D दूरी से पीछे है, तब कार A के चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर एक समान मंदन A उत्पन्न होता है। दोनों कारें नहीं टकराएंगी यदि, ठीक है, तो नहीं टकराएंगे यदि ये होगा तो V1 माइनस जो V2 का जो वैल्यू है, एक मिनट, जो टकराने में जो तय की दूरी है इंटू टी, वो आपके पास लेस देन डी आना चाहिए, ऐसा कुछ रिलेशन आपके बनना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आएगा, एक समान मंदन होता है। मतलब ये है कि उनका जब जो है दोनों का सापेक्ष वेग 0 बन जाएगा, उस वक्त उनके जो मध्य जो दूरी है, सापेक्ष वेग 0 बन जाएगा, तब उनके मध्य दूरी जो है वो d से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यूँ लिख सकता हूँ मैं कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन में लगा रहा हूँ, 0 इक्वल टू ये माइनस 2AD है ना, ये आपके पास, और ये जो है, एक मिनट, यदि कारें टकराएगी नहीं तो उनके बीच में तय की दूरी, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखें कि फाइनल जो है V2 आपके पास वेग आना है, मतलब इनके सापेक्ष जो है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये सापेक्ष वेग हो गया, फाइनल सापेक्ष वेग 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2AD। ये आपके पास मंदन है, या यूँ रख सकते हैं माइनस का ये, तो यहाँ से D इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 है, ये आपके पास रिलेशन आना चाहिए। और जो D का जो वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, D दूरी पीछे है तो D बराबर 0 या D से कम, ये दूरी जो होनी चाहिए D से ज़्यादा, ये आनी चाहिए, ये रिलेशन आपके पास होना चाहिए इसमें। तो ये रिलेशन ना, जो ये दूरी आएगी हमारे पास यहाँ पर, सापेक्ष वेग जब 0 होगा तो वो जो दूरी है वो D से आपके पास कम होगी, तब आपके रहेगा, वरना D से ज़्यादा दूरी हो जाएगी तब तो टकराएगी सही दोनों। तो ये रहेगा इसका आंसर। 40 क्वेश्चन नंबर, देखिए कार्नोट इंजन है उच्च ताप पर, तो T1 आपको दिया है 500 केल्विन, T2 दिया है 400 केल्विन, ठीक है। तो ईटा हम लिखते हैं W/Q, जो भी आपने हीट दिया है इसको, वो बराबर क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये सोल्व कर लो, T2 का वैल्यू 400 है, T1 का वैल्यू 500, Q का वैल्यू आपको दिया 6 किलो कैलोरी, तो W यहाँ से सोल्व करो। इकतालीस क्वेश्चन नंबर है कि एक पत्थर को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करने पर यह अधिकतम ऊंचाई h1 तक जाता है। जब इसे क्षैतिज से π/2 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, पर वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह अधिकतम ऊंचाई h2 तक चढ़ता है। तो दोनों के मध्य रिलेशन, तो h1 क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा आपके पास u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर, अगर आपने थीटा कोण दिया है तो। और दूसरे केस में h2 बराबर u²
साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो इन दोनों के मध्य रिलेशन निकालना, तो ये कोस स्क्वायर का रिलेशन आएगा आपके पास। सोल्व कर लो इसको, तो पहला ऑप्शन बनेगा इसका 42। हाँ, तो ये है एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम है। ए से बी जाते हैं मान लीजिए, तो उसमें 100 जूल ऊष्मा देते हैं और 20 जूल कार्य होता है। मतलब प्रथम नियम लगा दें तो 100 जूल बराबर 20 प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो आपके 80 आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करते तो अब बी से ए के लिए इस निकाय को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। मतलब बी से ए आप लेके आते हो, तो इस प्रक्रिया में गैस द्वारा मुक्त ऊर्जा मतलब माइनस में लेंगे, दी गई ऊर्जा धनात्मक मुक्त ऊर्जा ये, और डेल्टा यू भी फिर ऋणात्मक आएगा आपके पास। ये है यू बी माइनस यू है, जबकि आप वापसी में जो लिखोगे इसको यू ए माइनस यू बी, मतलब माइनस का 80, ठीक है, प्लस डब्लू, यहाँ से डब्लू बी है, तो ये आ जाएगा प्लस का 60। आवश्यक न्यूनतम बल पूछ रहा है। इस तरह से यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, यह एफ है, यहाँ 0.2 है आपके पास, यहाँ 0.3 है, ऐसा कुछ है। ये ए ये बी, यहाँ पर टी मान लेते हैं। तो ए के लिए आप ड्रॉ करोगे तो ए में क्या लगेगा, टी बल इधर लग रहा होगा, इधर आपके पास फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन कितना होगा, टी इक्वल टू ए 0.2 इंटू एम 100 जी है, मतलब 200 न्यूटन का फ्रिक्शन रहेगा। बी के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो बी पर एफ बी डी अगर मैं बनाता हूँ तो बी का ये एफ, ये इधर फ्रिक्शन ये 200 न्यूटन, नीचे वाला फ्रिक्शन ये आएगा। और नीचे वाला कितना आ जाएगा, ये होगा 0.3 इंटू टोटल 300 जी है। ठीक है, यहाँ सोल्व करते हो तो ये 900 आएगा, 900 200 1100, मतलब एफ इक्वल टू 1100 न्यूटन के बराबर ये आना चाहिए बल। क्वेश्चन नंबर 44। से एक धातु की गेंद है, उत्सर्जकता दे दी है 0.4, ऊष्मा हानि की दर। तो ये रिलेशन हमारे पास आता है, स्टीफन बोल्टमान का नियम आपने लगाना है, और वो होगा उसका अकॉर्डिंग ई ए सिग्मा T4 माइनस T0 का 4, ये होगा। ई का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, टी का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 527 प्लस 273 लेना है, T0 हो जाएगा 27 प्लस 273 लेना है। ये आपके पास इस तरह से होगा। 45वां नंबर का क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की गेंद है, दो kg वेट, T1 ये जो एंगल होगा ये आपके पास ये 30 आएगा। ठीक है, ये 30 मतलब इधर का जो कंपोनेंट है वो हो गया T/2 T cos 30 है ना, तो √3/2 T, और ये होगा T sin 30 T/2। तो T/2 इक्वल टू तो हो गया 2G के बराबर, 2 kg वेट है, और T बराबर T √3/2 इक्वल टू T1 है। ठीक है, तो ये T का वैल्यू आप यहाँ रख दो, सोल्व कर दो इसको, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके इसका पेपर सॉल्यूशन। बंद कर दिया।